नमस्कार साथियों। आज हम अपने भारतीय राजनीतिक विचारकों की श्रृंखला में पेरियार ईवी रामास्वामी इनके बारे में पढ़ेंगे और इनके जो कार्यक्रम हैं, इनके जो विचार हैं, इनको समझकर हम अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए इस टॉपिक पर अपनी समझ विकसित कर सकेंगे। आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है पुण्य प्रताप सिंह। चलिए बढ़ते हैं हम इस आज के लेक्चर में। तो जैसा कि हम सभी थिंकरों के बारे में जो हम कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं, ये है आपका राजेश मिश्रा सर की पुस्तक, जो कि नेट जेआरएफ के लिए उपलब्ध है मार्केट में। एक सारगर्भित चीज़ें उपलब्ध हैं इसमें, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इनका मूल नाम है ईवी रामास्वामी नायकर। तो कई बार रामास्वामी नायकर या ईवी रामास्वामी नायकर इस प्रकार से चीज़ें पूछी जाती हैं, या पेरियार के नाम से किसको जाना जाता है। तो इस तरीके से इनका नाम है ईवी रामास्वामी नायकर और पूरा नाम हो जाएगा इरोड वेंकट नायकर रामास्वामी। इनके अनुयायियों ने इनके प्रति आदर प्रकट करने हेतु इन्हें पेरियार की संज्ञा दी। तो यदि प्रश्न बनते हैं कि इनको पेरियार किसने कहा, तो ऑप्शन में दे देंगे किसी महापुरुष का नाम, और एक ऑप्शन देंगे इनकी अनुयायियों ने। तो भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या सही उत्तर है। तमिल में पेरियार शब्द का तात्पर्य है सम्मानित व्यक्ति या महर्षि। तो ये तमिल भाषा का कहीं ना कहीं शब्द है। इनका जन्म कोयम्बटूर जिले के नायडू परिवार में हुआ था। नायडू, जिसे हिंदुओं में निम्न जाति का परिवार माना जाता है, उन्होंने सामाजिक भेदभाव को झेला। देखिए, जिस व्यक्ति के हम विचार पढ़ें उसकी पृष्ठभूमि काफ़ी मायने रखती है उसके विचारों के लिए, कि वह किस पृष्ठभूमि का है। जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर के बारे में हम पढ़ते हैं तो उनकी पृष्ठभूमि क्या रही, उनने क्या अपने बचपन में महसूस किया, उसी तरीके से फिर उन्होंने अपने आगामी जीवन में वैसे कार्य किए। अब प्रत्येक महापुरुष, प्रत्येक व्यक्तित्व, प्रत्येक पर्सनालिटी को जब हम समझें, पढ़ें, देखें, तो बैकग्राउंड से उसकी आगे की जीवन की दिशा बहुत तय हो जाती है। ठीक है ना। जैसे कि महात्मा गांधी जी को बचपन में हरिश्चंद्र की किसी ने, उनकी माँ ने कहानी सुना दी थी, तो वो सत्य के प्रति काफ़ी दृढ़ हो गए थे, इसलिए उन्होंने अपने साधन और साध्य में सत्य को प्राथमिकता दे दी थी। तो अगर बचपन में उसको जैसी चीज़ें मिली हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, उस तरीके से वह व्यक्ति फिर आगे जीवन में अपने काम करता है। तो यहाँ देखा जा रहा है कि ये निम्न जाति का इनका नायडू था जो परिवार, ऐसा उनको माना गया, और एक सामाजिक भेदभाव उनको झेलना पड़ा। तो सामाजिक भेदभाव झेलना पड़ा तो भाई अब क्या करेंगे, उस भेदभाव के खिलाफ विरोध करेंगे, समानता की बात करेंगे, और जिनने भेदभाव किया है उनके खिलाफ भी कुछ न कुछ बोलेंगे। तो तत्कालीन ब्राह्मणवादी व्यवस्था, रूढ़िवादी हिंदुत्व, वर्ण व्यवस्था, मूर्ति पूजा, हिंदू पौराणिक कथाओं का तीव्र विरोध किया इन्होंने। ठीक है ना। जैसे कि आपको अगर अपने घर से ही भेदभाव सहना पड़े तो आप घर वालों का ही विरोध करने लगते हैं। तो यही कंडीशन यहाँ पे इनके साथ देखने को मिल रही है। दक्षिण भारत में हिंदी के अनिवार्य शिक्षण का विरोध किया। देखिए, भाषाई समस्या भारत में कोई नई बात नहीं है। खासतौर पर दक्षिण भारत में हिंदी का जो विरोध है ये कोई नया नहीं है। देखिए, जब हम भारत को देखते हैं तो भारत भले ही अपन को एक ऐसा मानचित्र में दिखता होगा, लेकिन यहाँ कंडीशन इस प्रकार की है कि ये जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में अधिकांश राज्यों में प्रॉपर रूप से कहा जाए तो हिंदी भाषा या उसका थोड़ा सा बदला स्वरूप देखने को मिलता है। लेकिन जो साउथ के स्टेट हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे वो कर्नाटक, तमिलनाडु, चेन्नई, मद्रास, ये सब चीज़ें जो हैं, आंध्रा, उड़ीसा,
यहाँ प्रत्येक स्टेट की लैंग्वेज अपने आप में कुछ ना कुछ यूनिक है, वो लिए है अपने आप में। अगर हम यहाँ पर जो हिंदी भाषा जिसका कहीं ना कहीं कहा जाए कि प्रभुत्व उत्तर भारत में है, तो अगर उसको नीचे के राज्यों में जब हम ले जाने की बात करते हैं तो ये विरोध होता है, अभी भी होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में एक भाषाई समस्या हमेशा देखने को मिलती है। वो बोलते हैं कि महाराष्ट्र केवल मराठियों के लिए। जिस प्रकार से तेलुगु भाषी लोगों ने आंध्र प्रदेश के निर्माण के लिए जो अनशन किया था 1953 में, तो ये भाषाई समस्या भारत की एक क्षेत्रीय कहें या राष्ट्रीय समस्या है। हम उसको समस्या भी नहीं कह सकते हैं, हम उसको कहेंगे कि ये अपना अस्तित्व बचाने के लिए लोग प्रयास करते हैं। और उसी का परिणाम है कि भारतीय संविधान में जो 22 भाषाएं रखी गई, वो 22 भाषाओं का ये अपना महत्व है कि भाई हमारी भाषाओं को प्राथमिकता मिले। इस तरीके से इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी के अनिवार्य शिक्षण का विरोध किया है। इन्होंने जस्टिस पार्टी का गठन किया, महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछा भी गया है पेपरों में कई बार, ध्यान रखें। इसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, द्रविड़ कड़गम के संस्थापक थे कौन? रामास्वामी नायकर। द्रविड़ कसगम या द्रविड़ कड़गम। उन्नीस सौ 70 में यूनेस्को द्वारा सम्मानित भी किए गए। तो जस्टिस पार्टी का गठन, द्रविड़ कसगम के संस्थापक, और 1970 में यूनेस्को द्वारा इनको सम्मान प्राप्त हुआ। इनकी कुछ रचनाएं हैं। रचनाएं हमेशा रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती ही हैं। तो पेरियार जो कि इनका उपनाम है ही है, तो उस तरीके से भी ये दो आपकी रचनाएं, थॉट्स ऑफ पेरियार, पेरियार ऑन बुद्धिज्म, व्हाई वर वुमेन इंस्लेव्ड। तो इनकी ये 3 रचनाएं आप दिमाग में रखेंगे, इनसे हमेशा क्वेश्चन बन सकते हैं, बनते भी हैं। अब उनका जो मूल काम है वो दलित व्यवस्था के लिए समर्थन में, और उनने जिन्होंने उनका शोषण किया, छुआछूत किया, उनके लिए उन्होंने फिर क्या किया भाई कि ये जो समाज में व्यवस्था चल रही है, चाहे वो जाति वाली चाहे वो धर्म वाली, जिससे निम्न जाति को एक पीड़ित रूप में महसूस हुआ, इसलिए वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था का खंडन कर रहे हैं। तो सार्वजनिक जीवन में समाज में जो भेदभाव होता है उसका उन्होंने खंडन किया है। कांग्रेस के अस्पृश्यता उन्मूलन कार्यक्रम से प्रभावित होकर 1920 में कांग्रेस में शामिल हुए। देखिए, अस्पृश्यता उन्मूलन कार्यक्रम से प्रभावित होकर, यानी कि इनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है कि भाई भेदभाव खत्म होना चाहिए, समरसता होनी चाहिए, छुआछूत ना हो। और ये विचार उनको कांग्रेस से जोड़ लेता है, क्योंकि मैंने बताया ना कि व्यक्ति अपने काम उसी तरीके से करता है जो उसको बचपन में सबसे ज़्यादा प्रभावित किए हों, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है ना। फिर क्या हुआ, त्रावणकोर में वायकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किया इन्होंने। ये वायकोम सत्याग्रह महत्वपूर्ण है, इसको अपन दिमाग में रख सकते हैं। कांग्रेस में गैर ब्राह्मणों के प्रति हो रहे भेदभाव को देखते हुए इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। यानी दिमाग में भेदभाव ही कहीं ना कहीं इनको टारगेट किए हुए है कि भेदभाव को ख़त्म करना है, तो कांग्रेस भी छोड़ दी। वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध किया है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला सिस्टम जो है उसको उन्होंने इसका विरोध किया है। सामाजिक कुल प्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा, स्त्री व दलितों के शोषण का विरोध किया है। देखिए, अन्य थिंकरों के बारे में भी हमने इसी प्रकार से सारगर्भित रूप से चीज़ों को स्पष्ट किया है, आप देख सकते हैं जाकर। अब ये भैया गांधी का विरोध भी कर रहे हैं, तो गांधी का विरोध क्यों कर रहे हैं उसको समझते हैं। पेरियार, जिन्हें एक महान व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है, उन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत गांधी के
अनुयायी के रूप में की, परंतु कांग्रेस के परित्याग के बाद उन्होंने गांधी के विचारों के प्रति विरोध व्यक्त किया। उनके अनुसार गांधी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। देखिए, व्यक्तित्व जो होते हैं, पर्सनालिटी जो होती है, अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग विचार होते हैं, और महात्मा गांधी हमेशा एक डिस्कशन का मुद्दा हमेशा बने रहे। उनको पूरी रूप से किसी ने स्वीकार नहीं किया, ना हिंदुओं ने ना मुसलमानों ने। और यहाँ जब जाति की बात आती है तो उनको अनेक लोगों की आलोचना का शिकार इसलिए करना पड़ा, वो आलोचना के शिकार भी हुए। क्यों? क्योंकि ये वर्ण व्यवस्था को ऐसा मानते थे कि ये समाज के लिए ज़रूरी है। गांधी जी वर्ण व्यवस्था क्यों ज़रूरी है, ऐसा क्यों मानते थे वो? उसकी वजह ये थी कि जैसे समाज में जो व्यक्ति के काम बटे हुए हैं उससे व्यवस्था बनी हुई है, अगर वह काम बंद कर दिए जाएं तो उनको बैलेंस करना थोड़ा सा कठिन रहेगा। और यह बात कहीं ना कहीं सही भी है। ऐसा नहीं है कि, हालांकि ठीक है, किसी को किसी के काम से ऊपर नीचे ना समझा जाए, इसके लिए वो ब्रेड लेबर का सिद्धांत भी देते हैं। और वो यहाँ तक कहते हैं कि भाई एक नाई का काम वकील के काम के बराबर होना चाहिए, डॉक्टर का काम श्रमिक के बराबर होना चाहिए, यानी कि सभी के कामों का सम्मान हो। तो किसी भी व्यक्ति का विरोध करना या वो आलोचना करना ये जायज़ है, होना भी चाहिए, किंतु हमको चीज़ों को समझना होगा कि विरोध के स्वरूप में कहीं हम किसी से घृणा न करने लगें, इसलिए इस बात को समझना होगा। जाति के उन्मूलन की बात कर रहे हो तो जातियों को हटाओ। अभी हमारे देश में काफ़ी सामाजिक रैलियां देखने को मिली हमको, जिसमें जाति पाति की करो विदाई, इस तरीके से कुछ नारे देखने को मिले। तो ये जाति भारत में पहले से चली आ रही है और उसकी आलोचना, उसकी समालोचना, उसके समर्थक, और राजनीति में जाति का जो भारत में समायोजन देखने को मिलता है, तो इस तरीके से लगता है कि ये जाति यहाँ का मौलिक रूप है, प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलती है वो। तो जाति का उन्मूलन की बात कर रहे हैं। उनके अनुसार भारतीय समाज में जाति व्यवस्था सर्वाधिक भेदभावपूर्ण एवं अधिक्रमता मूलक है, जिसमें शुद्धता, प्रदूषण का विचार अमानवीय है। उन्होंने कहा कि जातिवाद केवल समाज में ही नहीं अपितु राजनीतिक दल विभिन्न दबाव समूहों में विद्यमान है, जिसे वे समाप्त करना चाहते थे। यानी कि देख रहे हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो दबाव समूह हो, प्रेशर ग्रुप हैं, वहाँ भी हमको जाति को प्राथमिकता कहीं ना कहीं भारत में देखी जाती है। और ऐसा नहीं है कि कुछ जातियाँ ही मतलब हर जगह वर्चस्व में है। प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक राज्यों में कई बार हमको देखने को मिलता है कि अलग अलग जातियाँ प्रभुत्व में हैं और वह अपना दबदबा बना के रखते हैं। चाहे वो कृषकों की अलग जातियाँ, जो किसान समूह हैं, मजदूरों की अलग जातियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि मजदूर केवल एक निश्चित जाति के होते हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो किसान वर्ग में भले ही सभी लोग किसानी करते होंगे, लेकिन जब जैसे कृषि कानून का विरोध किया तो विरोध कहाँ से शुरू हुआ हमको ये सब पता है। हरियाणा पंजाब के किसानों ने खूब विरोध किया, क्योंकि किसान वर्ग में जो मजबूती स्थिति देखने को मिलती है वो हरियाणा पंजाब के किसानों को देखे। उसकी वजह है कि भाई हरित क्रांति वहीं शुरू हुई, राजनीतिक सक्रियता देखे वहाँ पे, धनाढ़ वर्ग है, एनसीआर क्षेत्र से करीब है, इसलिए राजनीति की अच्छी समझ है और उनके नेता भी है। तो इस तरीके से अलग अलग जातियाँ वो अपना जातिवाद का स्तर देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ इनका मकसद है कि भाई छुआछूत ना हो, भेदभाव ना हो, इसलिए जाति का उन्मूलन करना चाहते हैं। आमूलवादी उदारवादी पेरियार मानवीय विवेक और स्वतंत्रता के समर्थक थे, इसलिए जन्म आधारित जातिवादी व्यवस्था छुआछूत के प्रबल विरोधी थे। इसके अतिरिक्त वे महिलाओं के उत्थान के भी समर्थक थे। देखिए, जब हम जाति देखते हैं तो फिर जाति, या जैसे कि मेल पुरुष है तो पुरुष भी एक जाति है, और जो फीमेल है वह भी एक जाति हम मान सकते हैं। क्योंकि जातियों में जब हम पुरुष जाति की बात करेंगे तो सर्वाधिक अधिकार पुरुषों के पास आज भी हैं और पहले भी रहे हैं। ठीक है, कानून समानता का अधिकार देता है, लेकिन
समानता प्रैक्टिकली और सिद्धांतिक अलग अलग होती है। तो महिलाओं को अभी भी आर्थिक अधिकार जो कि कुछ समय से मिले हैं, वोट का अधिकार, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी, इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व करने की आज़ादी, इसलिए महिलाओं को उत्थान के समर्थक हैं। क्योंकि समाज में 50% जो जनसंख्या है लगभग महिलाओं की है, तो उनको भी अधिकार होने चाहिए। उनके अनुसार धार्मिक समाज में धर्म और धार्मिक ग्रंथियों के आधार पर कुरीतियों का समर्थन किया जाता है, जबकि उन्होंने नई तकनीकी की खोज, ज्ञान के नए आधार के निर्माण पर बल दिया है। तो ये धार्मिक ग्रंथों का ये आलोचना कर रहे हैं। उनके अनुसार व्यक्ति को कोई विचार इसलिए नहीं स्वीकार करना चाहिए कि वह पूर्वजों द्वारा, धर्म के द्वारा अथवा धर्म ग्रंथों द्वारा बताया गया है, बल्कि विवेकीय ज्ञान इसके निर्धारण का एकमात्र आधार है। यानी कि अपने विवेक का उपयोग करें, अपने तर्क का उपयोग करें और उस चीज़ को चिंतन करें कि ये क्या सत्य है या क्या केवल बताया जा रहा है। तो ये सभी के लिए अनिवार्य विचार होना चाहिए कि हम किसी भी चीज़ को सीधे सीधे ना मान लें, उसके बारे में सोचें। निरीश्वरवादी यानी कि जो नास्तिकता है वो कहीं ना कहीं इनके स्वभाव में देखने को मिलती है। वे ईश्वर को कभी नहीं मानते थे। उनके अनुसार ईश्वर ने कभी भी किसी को अपना दर्शन नहीं दिया और ईश्वर और धर्म की उत्पत्ति का मूल कारण भय, अज्ञान, गरीबी, उन्होंने व्यक्ति के विवेकशील चिंतन पर बल दिया। देखिए, ईश्वर है या नहीं है, यह एक डिबेट का मुद्दा है। लेकिन मैंने देखा कि जैसे अगर आपको किसी भी बात से कुछ अच्छे परिणाम मिलते हैं, उससे आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू बढ़ती है, तो आप उसका समर्थन करते हैं। अगर उसी चीज़ से आपकी वैल्यू घटती है तो फिर आप उसका विरोध करने लगते हैं। यही बात यहाँ देखने को मिल रही है। आर्य आधिपत्य का विरोध किया है, जो कि आर्य संस्कृति या फिर आर्यावर्त के रूप में हम भारत को जानते भी हैं। तो उन्होंने आर्य आधिपत्य का विरोध किया है। उनके अनुसार आर्यों के द्वारा द्रविड़ों पर आधिपत्य स्थापित किया गया है, जो वेदों के द्वारा निर्मित किया गया है, और वर्णाश्रम धर्म का निर्माण किया गया तथा इसी वर्णाश्रम से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। और ब्राह्मण जो आर्य प्रजाति के थे, उन्होंने स्वयं को समाज का नेतृत्वकर्ता मान लिया, जिससे समाज में ऊंच नीच के भाव का विकास हुआ और सामाजिक विषमता पैदा हुई। उनके अनुसार छुआछूत मानवीय गरिमा को क्षति पहुंचाने वाला सर्वाधिक कठोर माध्यम है। देखिए, अस्पृश्यता निश्चित रूप से अमानवीय है और इसको एक ईश्वरीय प्रकृति में देखें तो ईश्वर किसी में भेदभाव नहीं करता है। इसलिए मनुष्य को भी जो अपने समाज में कुरीतियां, उनका उन्मूलन करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए, उस पर विवेकपूर्ण तरीके से काम होना चाहिए। क्रांति और साम्यवाद। तो क्रांति के बारे में क्या विचार हैं, साम्यवाद के बारे में क्या विचार हैं? उनके अनुसार समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन शुरू से होते रहे हैं और छुआछूत को समाप्त करने के लिए ऐसे ही क्रांतिकारी परिवर्तनों की आवश्यकता है। जहां राजा, पुजारी, जाति, धर्म, ईश्वर के विरुद्ध क्रांति की जाएगी। उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन का साम्यवाद के साथ विलय कर दिया। यह महत्वपूर्ण है आपके लिए। पूछा भी जा सकता है कि आत्मसम्मान आंदोलन से संबंध किसका है? आत्मसम्मान भी साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित था, जिसने सामाजिक भेदभाव का विरोध किया। समाज सुधार कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। इसकी तिथि भी महत्वपूर्ण, 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। इसका लक्ष्य तमिल प्रदेश के गैर ब्राह्मणों के मन में अपनी द्रविड़ परंपरा पर गर्व का भाव जगाना था। देखिए, द्रविड़ का मतलब होता है दक्षिण। तो दक्षिण में साउथ के जो स्टेट हैं वो द्रविड़ संस्कृति की बात कर रहे हैं। अब देखिए, वाल्मीकि के जो रामायण के रावण को उन्होंने द्रविड़ जाति के आदर्श नायक के रूप में चित्रित किया है और राम को आर्य जाति के दुष्ट व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। कई हिंदू देवी देवताओं के चरित्र पर कीचड़ उछालने की कोशिश की। पेरियार रामायण की रचना की।
देखिए, यहाँ पर प्रत्येक मनुष्य को अपना ध्यान देना चाहिए। ठीक वही बात फिर से रिपीट की जा सकती है कि हमको किस चीज़ से पॉजिटिविटी मिलती है, किस चीज़ से नेगेटिविटी मिलती है। तो उन्होंने देखा कि ये जो धार्मिक लोग हैं, ये राम की पूजा करते हैं, तो उन्होंने एक नया आदर्श प्रस्तुत कर दिया रावण को, पेरियार ने, और रावण को द्रविड़ जाति का आदर्श बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि उनको राम को उन्होंने आर्य जाति का दुष्ट व्यक्ति दिखा दिया था। किसने? पेरियार ने। हिंदू देवी देवताओं के चरित्र पर कीचड़ उछालने की कोशिश की, जो कि उनका पर्सनल व्यू हो सकता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अनुचित भी है। यहाँ महात्मा गांधी वाला कॉन्सेप्ट फिर बैठता है कि आप हृदय परिवर्तन की कोशिश कीजिए, किसी व्यक्ति को समझाइए, क्योंकि समाधान और जो समन्वय का जो सिद्धांत है वो प्रत्येक क्षेत्र में हमेशा प्रासंगिक रहेगा। ब्राह्मणों के धार्मिक वर्चस्व को चुनौती देने के लिए उन्होंने आत्मसम्मान विवाहोत्सव आयोजित किए, जिनमें ब्राह्मण पुरोहितों को बुलाए बिना विवाह संस्कार संपन्न कराए जाते थे। तो कहीं ना कहीं एक जो सामाजिक अस्पृश्यता ने उनके अंदर जो कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यवस्था को प्रतिकार करने के लिए उन्होंने जो चीज़ें करी, वो उनके व्यवहार को प्रदर्शित कर रही हैं कि उनने क्या महसूस किया, इसलिए वो फिर ऐसा एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। दलित जातियों के मन से हीन भावना हटाने के लिए क्या कर रहे हैं? आत्मसम्मान पूर्वक जीने की शिक्षा दी, अस्मिता की भावना को बढ़ावा दिया। आत्मसम्मान आंदोलन के प्रचार हेतु कुड़ी अरासू व रिवोल्ट का प्रकाशन शुरू किया। इनके बारे में ध्यान दें। कुड़ी अरासू रिवोल्ट का प्रकाशन इन्होंने शुरू किया आत्मसम्मान आंदोलन के प्रचार के लिए। दलितों की नई पहचान स्थापित करने हेतु न केवल द्रविड़ आंदोलन चलाया, बल्कि एक नए स्वाधीन देश द्रविड़स्तान की मांग उठाई, है ना। अलग देश की मांग भी उठा रहे हैं दलितों की पहचान स्थापित करने के लिए। देखिए, जो भी व्यक्ति महापुरुष होता है उसको हमेशा एक बात का ध्यान देना चाहिए, हालांकि उसको पता नहीं होता है कि मैं महान कार्य कर रहा हूँ, वो तो बाद में इतिहास के नज़रिए से उसको देखा समझ आता है। हमेशा बड़ा दिल रखना चाहिए। यहाँ हम एक उदाहरण ले सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस। हम सब जानते हैं गांधी जी के विचार और सुभाष चंद्र बोस के विचार आपस में मिलते नहीं थे, किंतु अगर 1938-1939 की कांग्रेस की घटना को ध्यान में रख के सोचा जाए तो उसके बाद भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गांधी को बाद में राष्ट्रपिता की जो उपाधि थी वो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। तो यहाँ एक दूसरे का सम्मान देखने को मिल रहा है। जब सेकेंड वर्ल्ड वार होता है तो उस टाइम सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि हे राष्ट्रपिता, आज़ादी की अंतिम लड़ाई के लिए मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। तो एक जो उदार चरित्र होता है उसको भूलना नहीं चाहिए किसी भी व्यक्ति को। अपने जब हम कोई भी काम करें तो हम कहीं एक वन डायमेंशनल ना हो जाएं, केवल एक क्षेत्र के लिए बस ना सोचें, ये हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। फिर देखते हैं भाषा विवाद क्या है, जो कि भाषा विवाद देखने को मिलता है इनके विचारों में। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में जब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नेतृत्व में स्कूली स्तर पर हिंदी भाषा अनिवार्य की गई, तब पेरियार ने इस नीति का विरोध किया। अभी भी तमिलनाडु में इसका विरोध होता है हिंदी भाषा का पढ़ाने के लिए, कि वहाँ हिंदी भाषा ना पढ़ाई जाए। लेकिन हम नई शिक्षा नीति में देख रहे हैं कि हिंदी भाषा को त्रिभाषा फार्मूला में रखा गया है, और जो विवाद हैं उनको ठीक करने के लिए उत्तर दक्षिण को आपस में लाने की बात हो रही है। इसलिए वाराणसी में कुछ समय से काशी तमिल संगम का आयोजन किया जाता है। इसमें साहित्य, शिक्षा, संस्कृति या फिर जो भोजन के व्यंजन के प्रकार हैं उनको शामिल किया जाता है। इस विरोध के दो कारण थे। यहाँ हम देख रहे हैं कि भाषा विवाद के क्या कारण थे।
तमिल प्रदेश में हिंदू लागू करने का अर्थ था कि संस्कृत का पुनरुत्थान, यानी संस्कृत का विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि संस्कृत पढ़ने वाले ब्राह्मण थे उस टाइम पे, वो ब्राह्मणों से नफरत करते हैं। तो जो चीज़ें उनसे जुड़ी हुई होंगी, जिन इनका छुआछूत इनके साथ किया है, वो हर चीज़ का विरोध कर रहे हैं। हिंदी के बजाय मातृभाषा पर बल दिया जाना चाहिए, ऐसी उनकी प्राथमिकता है। पेरियार ने मातृभाषा को पराई आर्य भाषा के आक्रमण से बचाने का आह्वान किया। यूनेस्को ने पेरियार को नए युग का पैगंबर, दक्षिण पूर्व एशिया का सुकरात, समाज सुधार आंदोलन का पिता माना। 1970 में उन्हें यूनेस्को द्वारा सम्मानित किया गया। एक नया नारा लगा दिया इन्होंने 1938 में, तमिलनाडु तमिलों के लिए। देखिए, राजनीतिक हो सकता है कि आप मेरी बातों से पूरी तरह सहमत ना हो, लेकिन जो क्षेत्रीयता की मानसिकता है किसी व्यक्ति के लिए, ये कहीं ना कहीं उसकी सूक्ष्म मनोवृत्ति हो सकती है। कोई भी क्षेत्र किसी देश के अंदर अगर आता है तो उसमें हम ऐसा नहीं बोल सकते कि तमिलनाडु तमिलों के लिए, लेकिन उन्होंने नारा लगाया है 1938 में, तमिलनाडु तमिलों के लिए। फिर तो ऐसा अगर पूरे देश में होने लगेगा तो बहुत ज़्यादा अराजकता का माहौल हो जाएगा। फिर तो देश नहीं होगा, फिर तो कबीला क्षेत्र हो जाएगा, जंगली क्षेत्र हो जाएगा कि हमारा इलाका है, तुम दूसरे इलाके में रहो। तो मनुष्य है भाई, मनुष्य, और ये देश है, देश की एक अलग पहचान होती है, ठीक है ना। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रहनी चाहिए। जस्टिस पार्टी और द्रविड़ कड़गम। तो 1916 में गठित जस्टिस पार्टी का उद्देश्य ब्राह्मण समुदाय की आर्थिक शक्ति व राज्य का विरोध और ग्रार ब्राह्मणों का सामाजिक उत्थान था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जरूर याद रखें। 1916 में जस्टिस पार्टी का गठन होता है, लेकिन इसका नेतृत्व कब संभाला पेरियार ने? 1937 में। 1937 में जस्टिस पार्टी का नेतृत्व पेरियार ने संभाला। 1944 में पेरियार ने जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम कर दिया। यही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर कब कर दिया है? द्रविड़ कड़गम 1944। इसका प्रभाव मुख्यतः विद्यार्थी व शहरी लोगों पर था। 1949 में पेरियार और अन्नादुराई के मध्य मतभेद के कारण द्रविड़ कड़गम का विभाजन हो गया। उसी से एक पार्टी निकल के आई है, डीएमके। ओके, जो भारतीय राजनीति में अभी भी देखने को मिलता है, इसका अस्तित्व है अभी भी। तो विभाजन कब हो गया है? 1949 में। देखिए, आपने इस वीडियो के माध्यम से रामास्वामी के विचारों को समझने में आपको ज़रूर हेल्प हुई होगी। और जो भी छात्र एमपी सेट या अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस से जुड़ी हुई हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक इसको भेज दें और आप पढ़ते रहें। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। चलिए मिलते हैं अन्य थिंकर के साथ, अन्य किसी टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।